हेलो स्टूडेंट्स, ये तो बेटा हमने अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर शुरू कर दिया था। ओके, एसी करंट, एसी वोल्टेज हमने क्या पढ़ लिया था? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। ओके, उसे सिर्फ रेजिस्टर था उसके अंदर, उस सर्किट को प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी बोल देते हैं। अब हम पढ़ेंगे जब एसी वोल्टेज इंडक्टर को लगाएंगे। हमने रेजिस्टर के केस में क्या किया था? करंट निकाला था, IM VM/R, RMS वैल्यू निकाली थी कि IRMS क्या होता है? VRMS/R। VRMS किसके बराबर होते हैं? VM/√2। फिर मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूले IM VM के लिए लगेंगे वो सारे फॉर्मूले IRMS VRMS के लिए लगेंगे। फिर हमने उसका ग्राफ ड्रॉ किया था करंट का और वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज किस में थे? सेम फेज में थे। फिर हमने एवरेज पावर निकाली थी, पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाली, फिर उसका एवरेज किया। एवरेज पावर आई थी हमारी Vm²/2R। ओके, और RMS की टर्म्स में क्या आएगी? VRMS²/R। RMS वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट DC वैल्यू ऑफ AC। ओके, फिर मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर है वो डबल होती है करंट और वोल्टेज से, क्योंकि करंट और वोल्टेज की पावर क्या होती है? सेम। तो करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम, और पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड बताऊंगा। तो एवरेज पावर हमारी आई थी Vm²/2R। फिर हमने ये पढ़ा कि जो पीक वैल्यू हमारे घर आती है वो होती है 311 वोल्ट। VRMS क्या होता है? Vm/√2। ओके, और VRMS हमारे घर कितनी आती है? 220। तो VM कितनी आ रही थी? 311 वोल्ट। फिर हमने फेजर डायग्राम बनाया था करंट और वोल्टेज का। फेजर डायग्राम में क्या था कि लेंथ रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो देखो हमने 4 वोल्टेज पढ़ लिए हैं बेटा कि V = Vm sin ωt, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये पीक वैल्यू। फिर VRMS वो क्या होता है? Vm/√2। सिमिलरली IRMS थे IM/√2। और फेजर में भी रिप्रेजेंट करते हैं हम वोल्टेज को। हमने वोल्टेज को वेक्टर भी बना दिया था, मैंने बताया था कि उसमें कैपिटल V। ओके, अब इंडक्टर के साथ सारी चीजें जो मैंने रेजिस्टर के लिए करी थी, सारी चीजें हम किसके लिए करेंगे? इंडक्टर के लिए। डेरिवेशन भी आएगी कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट व्हेन एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ओके, तो V कितना है हमारा? Vm sin ωt। ओके, तो क्या EMF का क्या फॉर्मूला था? जैसे देखो V = IR था, मैंने रिवाइज करवाया था ये। और इंडक्टर के लिए V किसके बराबर होता है? LdI/dt। कैपेसिटर के लिए किसके बराबर होता है? Q/C। और DC के लिए कैसे बिहेव करते हैं ये सारा आपको बताया गया था। ओके, लास्ट चैप्टर में, EMI चैप्टर में, जब हमने इंडक्टेंस और इंडक्टर पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये इंडक्टर है, L उसका इंडक्टेंस है। तो वोल्टेज किसके बराबर होती है? LdI/dt। वोल्टेज को लिख दो Vm sin ωt, LdI/dt। LdI dt को मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, DI आ गया Vm/L sin ωt dt। अब अपने को I निकालना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बेटा सिलेबस में एक ही बार, पूरे 11th 12th में एक ही बार ऐसा होता है कि हम इंटीग्रेशन करते हैं बिना लिमिट्स के। ओके, बिना लिमिट्स के इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो जब बिना लिमिट्स के करते हैं तो क्या होता है? एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, और ओमेगा क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिफरेंशिएशन में ओमेगा मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड। माइनस cos ωt प्लस C। फिर हम कह देंगे बेटा, एक लाइन लिखेंगे और बोलेंगे कि C will be equal to 0। बेसिकली क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एवरेज वैल्यू वोल्टेज की कितनी होती है? 0। करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पर करंट की एवरेज वैल्यू होनी चाहिए थी 0। इसकी तो 0 हो जाएगी, बट कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी C, बट इट शुड बी 0। सो C शुड बी 0। C क्यों 0 होगा? बिकॉज आप इतना लिख दोगे, बिकॉज
एवरेज वैल्यू ऑफ करंट शुड बी 0। आई आ गया हमारा माइनस वी एम बाई एल ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। कोस को माइनस को अंदर ले जाओ बेटा, ये ऐसे बन जाएगा। या तो याद कर लेना, मैथ्स वाले समझ जाएंगे कि ऐसा कैसे होगा, मेडिकल वाले याद कर लेना, डिवाइड बाय ओमेगा एल। ओमेगा एल को मैं लिख रहा हूं एक्सएल, अभी डिस्कस करेंगे इसे क्या चीज है। ये हमारा करंट आ गया। ये एक्सप्रेशन आपको डेरिवेशन करके आनी पड़ेगी, वेयर आई एन इज वी एम बाई एक्सएल। ये हमारी पूरी डेरिवेशन होगी। वी हैव डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर करंट व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ओके, देखो अपना फाइनल रिजल्ट यहां पर है। एक्सेल क्या चीज है? एक्सेल ओमेगा एल के बराबर है। ओमेगा बेटा जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, अपने यहां फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी होगी और यू विल फाइंड आउट ओमेगा। ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ। ओके, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल इंडक्टेंस है। इसको नाम दिया जाता है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। क्योंकि देखो एम्पियर वोल्ट, ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या दोगे? तो आप बोलोगे इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू एन एसी सोर्स। मतलब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इंडक्टर का एसी सोर्स के लिए। इट इज द डेफिनेशन लिख लेना चाहिए, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू एन एसी सोर्स। ओके, अब यहां से एक चीज और जानना होगी, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डीसी तो कांस्टेंट होती है, जो अपनी बैटरी वाली को कांस्टेंट डीसी होती है। कोई भी चीज कांस्टेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ये बात याद रखोगे। किसी भी कांस्टेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। अब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ओमेगा भी 0 होगा। तो एक्सेल क्या होगा डीसी सोर्स के लिए? 0। हमने यही पढ़ा था कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस डीसी सोर्स के लिए क्या होता है? 0 इन स्टेडी स्टेट। मैंने बोला था अगर कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट है। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस डीसी सोर्स के लिए 0 होता है, तो डीसी सोर्स के लिए कितना होता है? ओमेगा एल। ये फॉर्मूला आपके लिए याद करने, फिर एग्जाम में आ जाता है कि एक्सेल का डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ, एफ के साथ या ओमेगा के साथ। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख सकते हैं। एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, ये एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया। ओमेगा का भी बनाना है, फिर भी यही बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। पेपर में बहुत बार एक ग्राफ पूछते हैं। ओके, तो वहां आर था, यहाँ एक्सेल आ गया। और क्या चेंज आ गया? देखो वी क्या था हमारा? वी एम साइन ओमेगा टी। आई क्या है? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस आ गया यहाँ पर पाई बाय 2 का, और यहाँ माइनस है तो मतलब करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2। करंट वोल्टेज से कितना पीछे चल रहा है? पाई बाय 2। करंट इज लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम वोल्टेज बाय पाई बाय 2, ये याद रखना है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे? फिर सारी चीजें करनी है अपने को जो अपने रेजिस्टर के लिए करी थी, सेम आपको सब कुछ कैपेसिटर के लिए करेंगे। ये वोल्टेज, ये पाई बाय 2 पीछे चल रहा है, पीछे चले जाओ पाई बाय 2 में करंट। ऐसा फेजर बनेगा करंट और वोल्टेज का इन केस ऑफ इंडक्टर। पेपर में बेटा ये एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, बोलते हैं कि डायग्राम बनाओ। ओके, फिर एक और चीज भी, ये देखो माइनस कोस ओमेगा टी था, मतलब आई क्या हो गया? माइनस आई एम कोस ओमेगा टी, जिसको आप इस फॉर्म में ले आए। बट अगर ग्राफ बनाना पड़ेगा तब अपने को साइन कोस चाहिए। तो वी और आई का ग्राफ बनाओगे, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना,
V का ग्राफ ऐसा बनेगा साइन वाला, I का कैसा बनेगा माइनस कोस वाला, कि कोस के ग्राफ को माइनस कर दो। ये V है और ये तो ग्राफ आना चाहिए, फेजर आना चाहिए। ओके, एक्सेल का भी ग्राफ आना चाहिए ओमेगा के एक्सेल का ग्राफ ओमेगा के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ, सारी चीजें याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, एक चीज अब रहेगी। अच्छा, एक और उससे पहले मैं बताता जाऊंगा, बट आपको याद रखने, क्योंकि हम ना फॉर्मूले नोटबुक में लिखते हैं IMVM वाले। जो फॉर्मूला IMVM के लिए वो फॉर्मूला IRMS और VRMS। ओके, इसके बाद आगे देखो फिर एवरेज पावर। पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर VM, इंस्टेंटेनियस V, इंस्टेंटेनियस I। V क्या था? VM sin ओमेगा t। I वो यूज कर लो कोस वाला, माइनस IM कोस ओमेगा t। क्या हो गया? माइनस VM IM sin ओमेगा t कोस ओमेगा t। इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा कोस थीटा। 2 sin थीटा कोस थीटा क्या होता है? sin थीटा। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल आ गई। ओके, बट एवरेज पावर कांस्टेंट है, उसकी एवरेज वही हो। साइन 2 ओमेगा 2 का एवरेज क्या होता है? 0। तो इसमें एवरेज पावर क्या हो जाती है? ओके, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि कौन सी पावर 0 होती है, इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज पावर, तो आंसर था एवरेज पावर। ओके, रेजिस्टर के केस में एवरेज पावर 0 नहीं। ये डेरिवेशन भी आनी चाहिए। ये सेम ऐसी डेरिवेशन होंगे, रेजिस्टर के लिए भी करी थी, तो 3 डेरिवेशन होंगी, रेजिस्टर की एवरेज पावर, इंडक्टर की एवरेज पावर और इंडक्टर में करंट की डेरिवेशन। रेजिस्टर में करंट की डेरिवेशन में कोई डेरिवेशन नहीं इसके एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, अगेन बेटा ये सारी चीजें हम किसके लिए करेंगे? कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। ठीक है, ओके, कैपेसिटर के लिए सारा काम किया जाएगा, तो लगा दो कैपेसिटर। तो क्या होता है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज? Q बाय C, VM sin ओमेगा t, Q बाय C। Q क्या हो गया? VMC sin ओमेगा t। करंट क्या होता है बेटा? dq बाई dt। डिफरेंशिएट कर दो, इंडक्टर में अपने को इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, उसमें ओमेगा डिवाइड होगा। इसको नीचे ले आए, फिर I क्या हो जाएगा? इसको नाम देंगे हम XC। कोस ओमेगा टी को लिखो साइन की टर्म्स में आ जाएगा ओमेगा 2 प्लस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 प्लस हो रहा है, इंडक्टर में माइनस था, ये करंट का एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। कैपेसिटर के लिए गया IM इक्वल टू VM बाय XC। ये तो डेरिवेशन होगी बेटा सारी की सारी। आप एंड में ये भी लिख सकते हो कि XC इसके बराबर है 1 बाय ओमेगा C। ओके, तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे कि इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे। सेम सारी चीजें जो हमने रेजिस्टर के लिए करी, जो हमने इंडक्टर के लिए करी, कैपेसिटर के लिए। ओके, अगेन जो IM का फॉर्मूला है वो IRMS VRMS का भी होगा। XC 1 बाय ओमेगा C, पहले क्या था ओमेगा L, उसका नाम क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। SI यूनिट ओम। ग्राफ कैसा बनेगा XC और C का?
एक्सी सॉरी ओमेगा का, या फ्रीक्वेंसी के साथ बनाना, शेप सेम होगी, फ्रीक्वेंसी के साथ बनाओगे ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दो, क्योंकि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ऐसा ग्राफ बनेगा, पेपर में पूछते हैं, सारी बातें पता होनी चाहिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या दोगे? इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू अ एसी सोर्स। अब डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या बताई थी मैंने जी में, तो डीसी के लिए एक्सी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस डीसी सोर्स के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट। ओके, यहां से भी वो चीजें आ जाती हैं। फिर इस पे आ जाओ करंट पे। करंट इसमें क्या चल रहा है? आगे चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इंडक्टर में करंट π/2 पीछे चलता है, कैपेसिटर में करंट π/2 आगे चलता है। इसमें करंट लीड्स बाय π/2 फ्रॉम वोल्टेज, आगे चलता है तो लीड्स बाय, पीछे चलते हैं तो लैग्स बिहाइंड। ओके, फिर इसका फेजर V क्या था? Vm sin ओमेगा t। फेजर ये V है, करंट आगे चलेगा। फेजर डायग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं 1 मार्क का, फिर ग्राफिकली शो करने के लिए बोल देते हैं। V का ग्राफ किसका बनाओगे? साइन का। इसका किसका ग्राफ बनाओगे? देखो कोस ओमेगा t है, कोस का ग्राफ बनाओगे। ओके, सेम। एम्पलीट्यूड मैंने गलती से बराबर बना दिए, जैसे कोस के ग्राफ में करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम दिखा दो, ये एम्पलीट्यूड, ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, ये करंट का, इसको कम कर देना। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है बट जनरली हम कम शो करते हैं। फिर क्या चीज रहेगी? पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। फिर एवरेज पावर, पावर है V है, V क्या है? Vm sin ओमेगा t। आई इसमें बेटा उसमें आया था -Im cos ओमेगा t, इसमें आता है Im cos ओमेगा t। देखना वापस से क्या करेंगे हम? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, सेम बिल्कुल। उसमें माइनस आ रहा था, इसमें माइनस नहीं आ रहा। ये क्या हो जाएगा? sin 2 ओमेगा t। इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? डबल। डबल किससे? करंट और वोल्टेज से। एवरेज Vm Im/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या? एवरेज कांस्टेंट। sin 2 ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी? एवरेज पावर क्या आएगी? इसका थोड़ा सा बेटा मैं मतलब समझा देता हूँ कि एवरेज पावर 0 होती है, इंस्टेंटेनियस पावर 0 नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? दोनों में, इंडक्टर और कैपेसिटर में, और रेजिस्टर में नहीं होता। देखो रेजिस्टर में पावर थी I²R, स्क्वायर आ गया क्योंकि I का। ओके, तो चाहे करंट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पावर पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए वहां 0 नहीं आया। यहां पर क्या होता है? एसी सोर्स। तो देखो मान लो टोटल टाइम पीरियड T है, ये T/4 इसे चार्ज करेगा, फिर T/4 में से इससे एनर्जी लेगा, फिर यहां से फिर इसको चार्ज करेगा T/4 में, फिर T/4 में एनर्जी ले लेगा। मतलब एक साइकिल में कैपेसिटर 2 बार एनर्जी लेता है, 2 बार एनर्जी वापस कर देता है। तो एवरेज पावर कितनी कंज्यूम्ड करता है एक साइकिल में? 0। ओके, तो सारी चीजें अब आपको याद होनी चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स सिंपल, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट आप कर सकते हो। Im Vm पूछते हैं या IRMS VRMS पूछते हैं। ओके, उसके अलावा जो अच्छे और न्यूमेरिकल्स हैं, 7.1 मैंने आपको बोला था, 7.2 करोगे, 7.4 करोगे, 7.3 और 7.5 मैं करवाऊंगा आपको। मतलब बुक वैसे या तो सेम हो सकते हैं 7.3 और 7.5, या कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है, मैं खुद सोचकर जो मेरे मन में आएगा मैं वैसा क्वेश्चन बनाऊंगा। तो 7.5 तक सारे एग्जांपल्स कर लोगे। तो पहला ये है कि कैपेसिटर है, उसके साथ एक बल्ब है, फिर कैपेसिटर है, उसके साथ एक बल्ब है, एक बार एसी सोर्स है, एक बार डीसी सोर्स है। ठीक है, तो काय की कैपेसिटेंस डिक्रीज करें तो बताओ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन बोथ केसेस, डीसी एंड एसी सोर्स?
कि कैपेसिटी ऑन डिक्रीजिंग द कैपेसिटेंस व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन बोथ केसेस। तो बेटा डीसी में तो बल्ब ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। करंट क्या होगा, जीरो। तो सी पहले भी बंद था बल्ब, सी कम कर दोगे फिर भी बल्ब क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो नो इम्पैक्ट इन केस ऑफ डीसी, पहले भी ऑफ था बाद में भी ऑफ रहेगा। एसी में क्या होगा, एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। सी को आपने डिक्रीज किया तो एक्सी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सी इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। करंट डिक्रीज हो जाएगा तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस विल बिकम लेस इन ऑन डिक्रीजिंग द सी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, पेपर में आ जाते हैं। आपको एक्सी से देखना है, एक्सी बढ़ गया, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया तो ब्राइटनेस कम हो गया। ठीक है, फिर एक इंडक्टर का क्वेश्चन है 7.5। इंडक्टर के साथ बल्ब लगा रहे हैं। कार की इंडक्टर के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करती है। बताओ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था इंडक्टर का अपन ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर लास्ट चैप्टर में, सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर इसमें कोई कोर डाल दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर डाल देंगे, पहले अगर इंडक्टेंस एल था तो बाद में कितना हो जाएगा, म्यू आर एल। इंडक्टेंस बढ़ गई, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा। इंडक्टेंस बढ़ गई तो एक्सेल बढ़ गया, एक्सेल बढ़ गया तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये आपको देखना है कि एक्सेल एक्सी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एक्सेल कम हो जाता तो रेजिस्टेंस कम हो जाता, करंट बढ़ जाता, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाती। ओके, तो ये बस अपने करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो सैटरडे को क्लास आएगी, उसमें फिर आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, कि एल सी और आर जब हम तीनों लगा देंगे तो तीन केस बनते हैं, या तो एल सी और आर तीनों लगा दो, या एल आर लगा दो, या सी आर होना जरूरी है। ओके, तो तीन केस बनते हैं, हम एलसीआर पढ़ेंगे, एल आर और सी आर अपने आप में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तीन डेरिवेशन है, एक डेरिवेशन से नहीं, तीन डेरिवेशन। ओके, थैंक यू।